हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है अपने आप में। और टॉपिक का नाम है कंडीशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है या कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी इसको कह सकते हो। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। A firm is said to be in equilibrium when it selects the level of output at which it makes maximum profit. फर्म इक्विलिब्रियम में तभी आएगी जब वो लेवल ऑफ आउटपुट बनाए जिस पे फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। देयर आर टू अप्रोचेज ऑफ एक्सप्लेनिंग हाउ अ फर्म रीचेज इट्स इक्विलिब्रियम लेवल बाय मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। दो तरीके हैं इसको एक्सप्लेन करने के कि कंपनी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट कैसे अचीव करेगी या मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाएगी या इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचेगी। कौन कौन सी अप्रोचेज है? टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इसको टीसीटीआर या टीआरटीसी अप्रोच या एमसीएमआर अप्रोच भी कहा जाता है। तो ये मैंने डिटेल में डिस्कस की है, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपके लिए अच्छे रहेंगी। तो सबसे पहला आ जाता है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, जिसको टीआरटीसी या टीसीटीआर अप्रोच भी कहा जाता है। ठीक है। द टोटल प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल कॉस्ट। तो टोटल प्रॉफिट क्या हुए? बेसिकली जो हमारे टोटल प्रॉफिट है वो क्या हुए? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट ही तो हुए। टोटल कॉस्ट से टोटल रेवेन्यू कितना ज्यादा है वही तो प्रॉफिट होगा ना हमारा। देयरफॉर प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन टीसी माइनस टीआर इज मैक्सिमम। मतलब जब भी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट का जो गैप है वो मैक्सिमम होगा तभी प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। हेंस अ फर्म विल मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज लार्जेस्ट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट वहां पे होगा जहां पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इसको मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक्स एक्सिस पे मैंने आउटपुट दी हुई है और वाई एक्सिस पे मैंने रेवेन्यू कॉस्ट एंड पाई पाई है प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट भी कह सकते हैं, वो दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको डायग्रामेटिकली भी साथ के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। टीआर एंड टीसी अप्रोच कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। TC is the total cost, TC is the short run total cost curve and TR is the total revenue curve। तो ये वाली जो कर्व है ये टोटल कॉस्ट कर्व है शॉर्ट रन की। और ये जो कर्व है ये जो 45 डिग्री जा रही है ये टोटल रेवेन्यू कर्व है। ये 45 डिग्री क्यों जा रही है? हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट रहता है ना, इसलिए टोटल रेवेन्यू 45 डिग्री टाइप आ जाती है, स्ट्रेट लाइन आ जाती है। टोटल रेवेन्यू इज पॉजिटिवली स्लोप्ड विच शोज द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टोटल रेवेन्यू इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज फर्म सेल्स इट्स आउटपुट एट द सेम प्राइस। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में सेम प्राइस रहता है ना, जब प्राइस सेम रहेगा तो प्राइस मतलब ए आर को मल्टीप्लाई करोगे क्वांटिटी से तो फिर जो टी आर है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ती जाएगी। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए on the y-axis showing that total cost is equal to total fixed cost corresponding to zero level of output। अब ये जो टोटल कॉस्ट है ये ए पॉइंट से ऊपर से शुरू हो रही है और ये हमें बताती है कि अगर क्वांटिटी जीरो है तो फिर भी कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट तो है, तो जीरो क्वांटिटी पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट बराबर होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आपको ये चैप्टर तब समझ आ सकता है जब आपको कॉस्ट का और रेवेन्यू का चैप्टर अच्छे से आता हो। वो भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है। टोटल कॉस्ट इज पॉजिटिवली स्लोपिंग इंडिकेटिंग दैट टोटल कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली विद द आउटपुट। टोटल कॉस्ट की जो है थ्रू आउट पॉजिटिव स्लोप है, जो कि ये दिखाती है कि जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ेगी एक्स एक्सिस पे जो शो किए हुए वैसे वैसे टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है। हाउएवर it is concave downward initially and concave upward subsequently, indicating that the total cost increases firstly at diminishing rate and then at increasing rate। बट अगर शुरू में देखें तो टोटल कॉस्ट शुरू में डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है और बाद में इसने इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है, अगर आपको कॉस्ट का चैप्टर आता है तो ये चीजें पता ही होंगी। एट OL लेवल ऑफ आउटपुट total cost curve lies above the total revenue curve, that is total cost is greater than total revenue। अगर OL लेवल ऑफ आउटपुट, इस लेवल ऑफ आउटपुट की बात करें तो इस लेवल ऑफ आउटपुट के सामने अगर देखें तो इससे पहले पहले अगर देखें तो टोटल कॉस्ट कर्व ऊपर है और टोटल रेवेन्यू नीचे है। मतलब इस लेवल ऑफ आउटपुट से पहले, OL लेवल ऑफ आउटपुट से पहले जो कॉस्ट है वो ज्यादा है और रेवेन्यू जो है वो कम है। वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। द फर्म is therefore incurring losses
टू द एक्सटेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो अगर कॉस्ट ज्यादा होगी और आमदनी रेवेन्यू कम होगी तो कंपनी को तो लॉसेज होगा। इसीलिए इसके सामने अगर देखें तो ये जो पाई मतलब टोटल प्रॉफिट कर्व है, ये जीरो से नीचे, ये जीरो से नीचे चल रही है। जीरो से नीचे मतलब लॉसेज हो रहे हैं। तो इस पॉइंट पे आने के बाद ही नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मिल रहे हैं, तो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट कर्व जो है एक्स एक्सिस को टच कर जाती है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके। When the firm produces OL level of output, total revenue is equal to total cost and the firm is therefore making neither profits nor losses। तो वही जो मैंने आपको बताया कि OL level of output के सामने टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर है, तो फर्म को ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट बी कॉरस्पॉन्डिंग टू OL लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये जो पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट, इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस है। सिमिलरली ये जो पॉइंट डी है, इसको भी ब्रेक इवन पॉइंट कहा जा सकता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के डायग्राम में इनको ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है, इस पॉइंट को भी और इस पॉइंट को भी। समझ की बात। तो उसके बाद आ जाता है बियॉन्ड OL लेवल ऑफ आउटपुट, टोटल रेवेन्यू ज्यादा हो जाती है टोटल कॉस्ट से एंड द फर्म बिगिंस टू अर्न प्रॉफिट्स इट टिल इट्स आउटपुट रीचेस ON। अब आप ध्यान से देखो, OL लेवल के बाद ये जो OL लेवल है, ठीक है, मैं इसको बैक कर दूं, ये कोई और ऑप्शन सिलेक्ट हो गया हमारा। OL लेवल के बाद इस लेवल से लेकर अगर ON लेवल तक देखें, इसके बीच में जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो ऊपर चली जाती है, मतलब टोटल कॉस्ट से वो ऊपर हो जाती है, तो हमारा प्रॉफिट शुरू हो जाना मतलब प्रॉफिट शुरू हो जाता है हमें होना। तो ये जो मैं शेड कर रहा हूँ पोर्शन, ये सारे ये जो गैप है इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, मगर हमें तो ये देखना है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम कब है। तो यहाँ पे हमें ये बताया कि OL लेवल के बाद अगर आउटपुट बनाते हो तो प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है ON लेवल तक। ठीक है, उसके बाद बियॉन्ड ON लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट फिर से ज्यादा हो जाती है टोटल रेवेन्यू से। मैंने यहाँ टोटल रेवेन्यू लिखना था, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, टोटल कॉस्ट फिर से ज्यादा हो जाती है टोटल रेवेन्यू से एंड द फर्म स्टार्ट्स इनकरिंग लॉसेस अगेन। तो अगर उससे ज्यादा आउटपुट बनाएंगे तो देखो टोटल कॉस्ट ऊपर निकल गई ना, और टोटल कॉस्ट नीचे रहेगी, तो कंपनी को फिर से लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर को या कंपनी को कुछ भी कह सकते हो। देयरफॉर द फर्म under no circumstances will produce less than OL और more than ON level of output। तो कंपनी जो कभी भी, जो रैशनल प्रोड्यूसर है वो कभी भी ON से ज्यादा नहीं बनाएगा माल और OL से कम नहीं बनाएगा, क्योंकि इस लेवल के बीच में उसको प्रॉफिट हो रहा है। वो ऐसा काम क्यों करेगा कि इससे ज्यादा माल बना के लॉस ले, या OL से कम बना के प्रॉफिट ना हो, उसको फिर भी लॉस हो। ठीक है, it means that the firm's profitable range of output lies between OL and ON, जैसा कि मैंने अभी बताया, but the total profit वेरीज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। मगर OL और ON के बीच में डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर आप देखो तो इस पे प्रॉफिट इतना है, इस पे प्रॉफिट इतना है, ये जो गैप है, ठीक है, हर एक जगह पे प्रॉफिट लेवल अलग अलग है। समझ की बात। द डिस्टेंस बिटवीन TR एंड TC इंक्रीजेज इनिशियली एंड देन डिक्रीजेज। अगर शुरू शुरू में देखें तो TC/TR का जो गैप है ये वाला, ये शुरू शुरू में बढ़ रहा है, इस लेवल के बाद वो M के बाद इसने फिर से कम होना शुरू कर दिया। तो शुरू शुरू में गैप बढ़ता है, बाद में फिर से गिर जाता है। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट टोटल प्रॉफिट फर्स्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन आउटपुट बट बियॉन्ड अ सर्टेन रेंज ऑफ आउटपुट इट बिगिंस टू डिक्रीज। तो ये बताया कि शुरू शुरू में अगर मैं OL से ज्यादा आउटपुट बनाऊंगा तो ये गैप बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और OM लेवल के बाद ये गैप फिर से कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, as the firm increases its output beyond OL, the profits are increasing up to OM level of output since the vertical distance between the TC and TR या TR and TC is widening। ठीक है, मैंने फिर से ये डायग्राम ऊपर से नीचे कॉपी कर दिया ताकि मुझे बार बार ऊपर ना जाना पड़े। तो अगर आप देखोगे OL से मैं आउटपुट बढ़ा रहा हूँ तो गैप लगातार बढ़ रहा है TC और TR में, और ये गैप मैक्सिमम कहाँ पे होगा, OM लेवल ऑफ आउटपुट पे। At OM level of output, the distance between total revenue and total cost is maximum, therefore profit will be maximum। तो OM level of output पे ये जो गैप है TR और TC का, जो वर्टिकल गैप है, वर्टिकल मतलब इस तरीके से जो गैप है वो मैक्सिमम है, और इसी लेवल पे प्रॉफिट्स भी मैक्सिमम होंगे। Thus the profit maximizing output is the one with largest positive difference, पॉजिटिव डिफरेंस तो यहीं पे हुआ ना बिटवीन TR एंड TC। डिस्टेंस तो यहाँ पे भी हुआ, मगर यहाँ पे नेगेटिव चला गया ना, क्योंकि TR माइनस TC नेगेटिव आएगा, TR छोटा है, TC जो है बड़ा है। समझ की बात। दिस this will always be at the level of output where
द स्लोप्स ऑफ द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट आर सेम। अब आप ध्यान से देखो, ये जो गैप होगा ना, ये मैक्सिमम ग्राफिकली तब होगा जब ये वाली जो स्लोप है, मतलब टोटल रेवेन्यू कर्व की जो स्लोप है, और इस पॉइंट पे जो टोटल कॉस्ट कर्व की जो स्लोप है वो सेम होनी चाहिए, मतलब पैरेलल होनी चाहिए। और पैरेलल बनाने के लिए हमने क्या किया, टेंजेंट खींच लिया। ये जो स्मॉल टी टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट खींचा इस कर्व के पैरेलल, टीआर के पैरेलल, तो हमें पता लगा कि वर्टिकली किस तरीके से है। बट मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, आप ध्यान रखना। एक आपको तरीका बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, बताऊंगा कि अगर आपको टीसी माइनस टीआर का गैप मैक्सिमम करना है और आपसे नहीं हो पा रहा तो क्या करना है। बच्चे क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको रफली। ये बनाया टीआर, ये बनाया मान लो टीसी, ये देख लेते हैं गैप यहाँ मैक्सिमम आ रहा है तो ये तो लाइन ही टेढ़ी होगी। समझ गए बात। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर यहाँ बताने लग गया तो यहाँ इतनी जगह नहीं है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। टीसी कर्व शोज दैट, मैं फिर से बोलता हूँ, टेंजेंट टीटी ऑन एट आर, ये जो आर पॉइंट है इस पे जो टेंजेंट है टीटी, वो हमें क्या दिखाता है, टेंजेंट टीटी ऑन एट आर, जो पॉइंट आर है ऑन द टीसी कर्व शोज दैट द स्लोप ऑफ टीआर एंड टीसी विल बी इक्वल एट पॉइंट आर। मैंने यहाँ फिर से टीसी लिख दिया, या फिर यहाँ लिखना था टीसी और यहाँ लिख देता हूँ टीआर। तो टीआर और टीसी की ये जो हमने ये वाले पॉइंट पे जो स्लोप बनाई है, ये हमें बताती है कि इन दोनों पॉइंटों पे जो कर्व की जो ढलाने हैं, जो स्लोप्स हैं, वो बराबर है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इक्वल है। टोटल प्रॉफिट्स अर्नड एट ओएम लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सी आर, ठीक है। जो प्रॉफिट हुआ है इनके बीच में जो गैप है ना, वो गैप क्या है, सी आर। तो ये टोटल प्रॉफिट हुआ है हमें, ठीक है। और ये मैक्सिमम है, क्योंकि इससे ज्यादा बनाएंगे तो प्रॉफिट तो कम होता जाएगा, या इससे कम आउटपुट बनाएंगे तो भी प्रॉफिट का लेवल कम होता जाएगा, ठीक है। विच इज द मैक्सिमम प्रॉफिट्स, दस ओएम इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। इट इज ऑल्सो क्लियर दैट द फर्म विल नॉट प्रोड्यूस एनी आउटपुट बियॉन्ड ओएम, ओएम से ज्यादा बनाएगी तो भी टोटल प्रॉफिट डिक्रीज कर जाएंगे, एज इंडिकेटेड बाय नैरोइंग डाउन द गैप बिटवीन टीआर एंड टीसी कर्व। तो मतलब इसके इधर जाएंगे तो भी गैप कम हो रहा है, तो इधर मतलब ज्यादा भी नहीं बनाएंगे, और कम बनाएंगे तो भी गैप कम हो रहा है, तो कम भी नहीं बनाएंगे। समझ गई बात। अब आते हैं प्रॉफिट्स पे। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड बाय डायरेक्टली ड्रॉइंग the total profit curve showing the difference between total revenue and total cost at various levels of output। अब total profit curve बनानी है तो वो भी इसी तरीके से बन सकती है। मैंने आपको बताया था OL लेवल पे क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, और डी पॉइंट पे भी ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर है। इससे इधर अगर इस लेवल से आउटपुट कम बनती है तो ये वाला हमें लॉस शो कर रहा है, और यहाँ से इधर भी लॉस शो होगा। तो हमने किस तरीके से बनाई है, ये टोटल प्रॉफिट कर्व जा रही है, ये टोटल प्रॉफिट कर्व जा रही है, यहाँ पे ये टच कर रही है क्योंकि इसके सामने प्रॉफिट जीरो हो रहा है। और ये जो सी आर प्रॉफिट है ना, वही जीएम प्रॉफिट है। ये जो पोर्शन है आपने ये वाला जो पोर्शन लिया है ना, ये वाला और ये वाला, ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आउटपुट ज्यादा बना रहे हैं हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे क्योंकि इसके सामने आ जाता है मैक्सिमम हो गए, और यहाँ फिर से गिरने स्टार्ट हो गए, और यहाँ फिर से जीरो हो गए, और अगर इससे ज्यादा आउटपुट बनेगी तो फिर से प्रॉफिट नेगेटिव हो गए। प्रॉफिट नेगेटिव मतलब लॉस हो गए। और जब हम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट बनाते हैं तो हमारा लॉस क्या है, हमारा लॉस है ओ ए वन, ये वाला पोर्शन, वो किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है, क्योंकि जीरो क्वांटिटी बनाते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ तो लगनी है। वही हमने यहाँ पे लॉसेस दिखाए हुए हैं जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे। तो इसको हल्का सा एक्सप्लेन करेंगे। In the above figure, pi मतलब total profit is the total profit curve which indicates the vertical distance between TR and TC curves at various level of output। तो various level of output पे जो भी vertical distance होगा किसके बीच में, जो भी vertical distance होगा TC और TR के बीच में, उसको दिखाती है profit curve। Pi curve is positively sloped initially and then has a negative slope। शुरू में जो profit curve है वो positively sloped थी यहाँ तक, जी पॉइंट तक, और उसके बाद नेगेटिवली स्लोप्ड हो गई। समझ की बात, क्योंकि लॉसेस प्रॉफिट गिरने शुरू हो गए और एक लेवल के बाद लॉसेस हो गए तो फिर से वो एक्स एक्सिस को काट के नीचे चलेगी। अप टू ओएल level of output the firm is making losses, that is negative profits, and therefore पाई कर्व लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। तो अप टू ओएल लेवल ऑफ आउटपुट पे हमें तो क्या हो रहा था, लॉस ही हो रहा था ना ओएल लेवल ऑफ आउटपुट पे, इसलिए ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस के नीचे लाई करती है, मतलब नेगेटिव प्रॉफिट्स है, मतलब लॉसेस है। समझ की बात। सिमिलर इज द केस बियॉन्ड ओ एन लेवल ऑफ आउटपुट। ओ एन लेवल ऑफ आउटपुट को अगर देखें, ये वाली जो आउटपुट लेवल है इससे उधर जाएंगे हम तो भी हमें लॉसेज होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टोटल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगी। समझ की बात। एट पॉइंट एल द प्रॉफिट कर्व कट्स द एक्स एक्सिस इंडिकेटिंग दैट एट ओ एल लेवल ऑफ आउटपुट द प्रॉफिट्स आर जीरो।
तो अगर हम इधर देखें एल पॉइंट पे, इसके सामने जो TCTR है वो बराबर हो रहे हैं, तो इसलिए प्रॉफिट हमारे जीरो हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ON लेवल पे देखें तो भी हमारे बराबर हो रहे हैं, तो वो जीरो हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। As firm increases its output beyond OL, the pie curve is positively sloped, जैसा कि मैंने अभी बताया, which indicates that the profits are increasing। तो जैसे जैसे OL लेवल ऑफ आउटपुट से ज्यादा बनाएगी, वैसे वैसे ये जो पॉजिटिव हो जाएगा और OM पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। It can be seen that the profit reaches its maximum level when the output reaches at OM. Beyond OM level of output, pie is negatively sloped। अगर उससे ज्यादा बनेगा माल, तो OM से ज्यादा बनेगा तो ये गिरनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिवली स्लोप्ड हो जाएगी, फिर से वही इंडिकेटिंग दैट द जो प्रॉफिट्स हैं वो लगातार गिर रहे हैं। इट फॉलोज दैट at OM level of output, the firm will be making maximum profits। OM therefore is the equilibrium level of output। The profits earned at OM level of output are equal to GM और CR। तो मैंने बताया था जो भी OM level of output पे जो आपको प्रॉफिट होगा GM और वो CR के बराबर होगा। तो आपको डायग्राम ऐसा बनाना है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर बनाना है। समझ की बात? अगर आपने यहां से निकाल दिया तो गलत हो जाएगा। समझ गए? तो ये था आपका पूरा का पूरा TC&TR अप्रोच। अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि MC और MR अप्रोच क्या होती है, जिसको हम मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, या कई जगह पे MCMR या MRMC एक ही बात है, ठीक है। द सेकंड एंड द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ शोइंग इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इज इन टर्म्स ऑफ MR एंड MC अप्रोच। जो दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट मेथड है इक्विलिब्रियम को दिखाने का, फर्म के इक्विलिब्रियम को, वो MCMR अप्रोच या MRMC अप्रोच है। देयर आर 3 रूल्स, बेसिकली 2 रूल्स हैं, मगर जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हो रही हैं 3 रूल्स हैं जो मैं तीनों के तीनों आपको बताऊंगा। दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द प्रॉफिट्स टू बी मैक्सिमाइज, या मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए 3 मेन कंडीशन जरूरी हैं। अगर ये कंडीशंस नहीं की तो समझो प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा। ए, MC इज इक्वल टू MR। पहली कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। पहली कंडीशन हमें ये कहती है, मान लो परफेक्ट कंपटीशन है, तो ये AR इक्वल टू MR हो गया। यहाँ पे हमने रेवेन्यू कॉस्ट दे दिया, यहाँ पे क्वांटिटी। तो MC कर्व तो आपको पता है ना, यू शेप है। अगर आपको ये नहीं पता MC कर्व यू शेप है, तो पहले कॉस्ट का चैप्टर जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो E पॉइंट है, यहाँ पे भी MC MR बराबर है और यहाँ पे भी MC MR बराबर है। तो पहली कंडीशन तो ये कि MC MR बराबर होने चाहिए। जहां पे ये आपस में एक दूसरे को काट रही है, वहां पे तो बराबर ही हुई। A necessary condition for the firm to be producing its profit maximizing output is that marginal revenue should be equal to marginal cost, that is MC is equal to MR। तो जो necessary condition है कि फर्म अपने equilibrium पे आएगा, वो ये कि कम से कम MR और MC बराबर तो होने चाहिए। Once the firm has decided that it would be profitable to produce some output when MC is equal to MR, then the firm has to decide as how much should it produce। अगर MC और MR बराबर हैं, जैसे E और E1 पॉइंट पे एक बार बराबर होते हैं, उसके बाद वो देखता है प्रोड्यूसर कि भाई अब कितनी आउटपुट बनाए। समझ की बात? तो सबसे पहला मकसद तो ये कि MC MR को बराबर करो। ऑब्वियसली इट शुड प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ आउटपुट which maximizes its profits। तो ऑब्वियसली वो वही लेवल ऑफ आउटपुट बनाएगा जिस पे उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमम होंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट वुड बी द वन विच इक्वेट्स MR एंड MC। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट वही होगी जहां पे MC और MR बराबर होंगी, या MC MR कह लो या MR MC कह लो, एक ही बात है। अब हमारे आगे क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, व्हाई शुड प्रॉफिट्स बी मैक्सिमम at that level of output where MR is equal to MC। ऐसा क्यों होता है कि जहां पे MR और MC बराबर होंगे वही प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ साइड पे बना देता हूँ कि ये हो गया AR इक्वल टू MR परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, ये हो गया MC। अब ये इन दोनों पॉइंट पे MC और MR बराबर हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि MC और MR बराबर हो, वहीं पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। इफ अ फर्म finds that cost of producing 1 unit of output, that is marginal cost, is less than the additional revenue, that is MR, that can be earned by selling that unit, it means that the additional unit produced adds to profit। अब आप खुद सोचो, अगर आप एक यूनिट ज्यादा बना रहे हो, उससे जो कॉस्ट में फर्क पड़ रहा है मतलब मार्जिनल कॉस्ट, और एक यूनिट जो ज्यादा बेच रहे हो मतलब एक यूनिट को बेच के जो टोटल रेवेन्यू में फर्क पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। तो अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कम है, तो वो क्या करेगा? उसे प्रॉफिट होगा ना। कहने की बात ये है कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू
ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, मतलब एक यूनिट को बनाने से रेवेन्यू में जो इंक्रीज आ रहा है वो ज्यादा है और जो टोटल कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है वो कम है, तो आप आउटपुट तो बनाओगे ना, समझ के बाद ज्यादा बनाओगे। अगर दूसरी तरफ देखो तो अगर एक यूनिट को बना के कॉस्ट ज्यादा हो रही है और एक यूनिट को बना के टोटल कॉस्ट में इजाफा हो रहा है और जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसमें कम इजाफा हो रहा है, मतलब कम उसमें इंक्रीज आ रहा है, तो उस केस में आप नहीं बनाओगे, समझ गए बात। तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है। दस, इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, द फर्म कैन इंक्रीज इट्स प्रॉफिट्स बाय प्रोड्यूसिंग मोर। तो अगर हम देखें कि इस लेवल पे देखते हैं, मैं पेंसिल चेंज कर लेता हूं, अगर इस लेवल पे देखते हैं, इस लेवल पे कॉस्ट क्या है कम, रेवेन्यू क्या है ज्यादा, तो अगर एक यूनिट को बना के कॉस्टिंग में जो इंक्रीज आ रहा है, मान लो वो 3 से इंक्रीज आ रहा है और रेवेन्यू में 5 से इंक्रीज आ रहा है, तो फर्म क्या करेगी, प्रोड्यूसर तो ज्यादा ही बनाएगी ना, क्योंकि उसको ज्यादा बना के जो कॉस्टिंग में इतना इंक्रीज नहीं आ रहा और रेवेन्यू में ज्यादा इंक्रीज आ रहा है, समझ गई बात। इफ on the other hand the firm finds that the cost of producing another unit is more than additional revenue that can be earned by selling that unit, that is marginal cost is more than marginal revenue, it means that this additional unit produced this additional unit produced reduces profits। अगर दूसरी तरफ देखें, ये वाली सिचुएशन ले लेते हैं जहां पे MC is greater than MR। MC क्या है, MC is greater than MR। तो एक यूनिट फालतू बनाने में टोटल कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है मान लो 5 का, और एक यूनिट बनाने में जो मार्जिन रेवेन्यू में इंक्रीज आ रहा है वो 3 का, तो ये तो हमें यही दिखा रहा है ना कि भाई कंपनी को लॉसेज हो रहे हैं, तो जब लॉस होएगा तो वो बनाएगा ही क्यों, समझ की बात। तो ये चीज मेन है कि MC इज इक्वल टू कम से कम वहां तक तो बनाए, आउटपुट को बढ़ा बढ़ा के वहां तक तो लेके जाए जहां पे MCMR बराबर होते हैं। अगर MCMR बराबर नहीं होंगे, एक चीज ज्यादा होगी या एक चीज कम होगी, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। अगर MR ज्यादा होगी MC से, तो फर्म ज्यादा माल बनाने की कोशिश करेगी, और अगर MC कम होगी MR से, तो फर्म कम लेवल ऑफ आउटपुट बनाने की कोशिश करेगी, समझ की बात। दस, इफ MC is greater than MR, the firm can increase profits by producing less। अगर MC ज्यादा है और MR कम है, तो फर्म प्रॉफिट्स को बढ़ा सकती है कम प्रोड्यूस करके, तो वो अपनी आउटपुट को कम कर देगी। Hence, if MR is equal to MC, then it does not pay the firm to produce either more or less। तो जब MC और MR बराबर होते हैं तो फर्म को ये लगता है कि भाई दोनों के दोनों बराबर हैं, तो यहीं पे हमें रोक देना चाहिए। बट अगर हम देखें ये परफेक्ट कंपटीशन के डायग्राम में MC और MR तो दो जगह बराबर होते हैं, हमें कौन सी जगह पे रुकना है ये मैं सेकंड कंडीशन है हमारी इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन कहती है MC शुड बी राइजिंग, और कई बुक्स में लिखा होता है MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, पेंसिल को चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। तो मान लो यही AR और MR कर्व है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, और ये क्या है MC कर्व। तो पहली कंडीशन कहती थी कि MC इज इक्वल टू MR होना चाहिए, MC इज इक्वल टू MR होना चाहिए, वो तो भाई A पॉइंट पे भी है और यहाँ पे B पॉइंट पे भी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन कहती है कि MC शुड बी राइजिंग, मतलब MC MR कटने के बाद MC राइज होनी चाहिए, वो सिर्फ B पॉइंट पे हो रही है। या फिर ये कह सकते हो MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, तो वही पॉइंट इक्विलिब्रियम का है जहाँ पे MC MR को नीचे से काट रही है, जहां से ऊपर से काट रही है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं माना जाएगा। समझ की बात, क्यों नहीं माना जाएगा वो मैं अभी इस पॉइंट में आपको बताऊंगा और आपके साथ साथ डिस्कस करूंगा। इक्वालिटी ऑफ MC and MR is necessary condition for profit maximization, but not a sufficient condition to ensure profit maximization of profits। तो MC is equal to MR जो है नेसेसरी कंडीशन है, मगर सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन के लिए हमें क्या देखना है कि MC और MR बराबर तो हैं, मगर MC राइज होनी चाहिए, मतलब MC इज इक्वल टू MR की सिचुएशन के बाद MC राइज होनी चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। क्यों, उसको मैंने नीचे कई पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ है। इन इन सर्टेन सिचुएशन, अगर हम कुछ सिचुएशन में डिस्कस करें, इक्वालिटी बिटवीन MC एंड MR वुड इंडिकेट मिनिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। मैं अगर आपको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना दूं, यहाँ पे ये मैं ले लेता हूँ AR इक्वल टू MR, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने MC, ठीक है। A पॉइंट पे भी MC MR बराबर है और B पॉइंट पे भी MC MR बराबर है, मगर इस लेवल ऑफ आउटपुट पे जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज नहीं हो रहे, उल्टा प्रॉफिट्स मिनिमाइज हो रहे हैं। इसी लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे, क्योंकि अगर हम इससे इस लेवल ऑफ आउटपुट पे बनाते हैं तो कॉस्ट क्या है कम, रेवेन्यू क्या है ज्यादा, तो आप ज्यादा बनाओगे। अगर इस लेवल पे बना रहे हो
तो कॉस्टिंग क्या है, एक एडिशनल यूनिट बनाने की कम हो रही है और रेवेन्यू ज्यादा हो रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक इक्विलिब्रियम लेवल तक लेके आ सकते हो। ये जो बी पॉइंट है इसी को इक्विलिब्रियम कहा जाएगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे आप एक हद तक खींच रहे हो आउटपुट को, कि अगर उससे ज्यादा खींची तो एमसी बढ़ जाएगा, एडिशनल यूनिट बनाने की कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगी और एडिशनल यूनिट से रेवेन्यू कम हो जाएगा। ये चीज मैंने अभी पिछले पॉइंट में भी आपको बताई थी, ठीक है। फॉर इक्वालिटी ऑफ एमसी with MR to ensure profit maximization, it is sufficient that MC MC should be greater than MC should be less than MR at slightly lower output, and that the MC should be greater than MR for slightly higher level of output। तो ये कहता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को इंश्योर करने के लिए अगर देखें तो इक्विलिब्रियम लेवल पे, मैं फिर से बना रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल पे अगर हम देखें तो अगर हम इक्विलिब्रियम लेवल से कम बनाते हैं, मतलब मान लो ये एमसी है और ये इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल से कम बना ज्यादा बनाते हैं तो एमसी एमआर से बढ़ जाएगी, जो कि यहाँ पे हो रहा है। और अगर इक्विलिब्रियम लेवल से हल्का सा कम बनाते हैं तो एमसी कम होनी चाहिए और एमआर ज्यादा होना चाहिए, वही चीज लिखी हुई है। तो सेकेंड कंडीशन जो सफिशिएंट कंडीशन है वो ये कहती है कि एमसी एमआर के बराबर के साथ साथ एमसी एमआर को नीचे से काटेगी, या एमसी शुड बी राइजिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे एमसी एमआर बराबर तो है मगर उसके बाद एमसी गिर रही है, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं माना जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है AR, मतलब एवरेज रेवेन्यू, जिसको प्राइस भी कहा जाता है, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो शट डाउन करो, अपनी फैक्ट्री बंद करो, कोई फायदा नहीं है काम करने का, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, अ फर्म हैज टू इनकर फिक्स्ड कॉस्ट इन द शॉर्ट रन इवन इफ इट स्टॉप्स प्रोडक्शन ऑल टुगेदर। हमें ये तो पता है कि शॉर्ट रन में कंपनी को फिक्स कॉस्ट अकर करनी पड़ती है, अगर वो प्रोडक्शन स्टॉप भी कर देती है फिर भी उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो लगेंगी लगेंगी। इट इज देयरफॉर इट इज इट इज द फिक्स कॉस्ट विच देयर नहीं आना था, इट इज द फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे द आना था, स्पीड स्पीड में मैंने लिख दिया। इट इज द फिक्स्ड कॉस्ट विच एक्सप्लेन व्हाई अ फर्म समटाइम्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इवन व्हेन इट इज फेसिंग लॉसेस। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये हमें समझने में काफी हेल्प करती है कि अगर कंपनी को लॉसेस भी हो रहे हैं फिर भी वो क्यों बनाती जा रही है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, अगर आपको फिक्स कॉस्ट के बारे में नहीं पता तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, क्या कहते हैं, कॉस्ट का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इफ अ फर्म एक्सरसाइजेस द ऑप्शन ऑफ चूजिंग डाउन क्लोजिंग डाउन एंड प्रोड्यूसेस नथिंग, द लॉसेस वुड बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर कंपनी ये सोचती है कि कुछ ना बनाऊं और फैक्ट्री बंद कर दूं तो लॉस क्या होगा, लॉस वही होगा ना जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विल नेवर लाइक टू लूज मोर देन इट्स फिक्स कॉस्ट। तो कोई भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म जितना भी उसका फिक्स कॉस्ट है उससे ज्यादा वो लॉस लेना नहीं चाहेगी। व्हेन प्राइस ड्रॉप्स सो लो दैट द रेवेन्यूज are insufficient to meet the variable costs, the firm can avoid these costs by ceasing production altogether। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, इतने ज्यादा गिर जाते हैं कि उससे उनकी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही, तो फर्म क्या करती है, फर्म कैन अवॉइड दीज कॉस्ट बाय सीजिंग द प्रोडक्शन ऑल टुगेदर। तो वो इन कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए प्रोडक्शन को बंद कर देती है। अगर वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल पा रहा, मतलब अगर लेबर या रॉ मटेरियल का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा, तो वो क्या करेगी, फैक्ट्री बंद कर देगी। समझ की बात। If the firm stops producing output but retains the capital that would allow it to resume the production later, the firm is said to be in a situation of shutdown। अगर कंपनी अपने वेरिएबल कॉस्ट को नहीं निकाल पा रही तो कंपनी अगर बंद हो जाती है और सोचती है कि चलो एक दो महीने की प्रोडक्शन बंद कर देते हैं, फिलहाल हम फैक्ट्री को और मशीनों को ऐसे रखते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे शट डाउन, ठीक है। जिसमें वो फिक्स्ड कॉस्ट को तो झेलती रहेगी मगर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो नहीं झेल पा रही तो वो बंद कर देगी अपनी फैक्ट्री। सिंस फिक्स कॉस्ट मस्ट बी पेड इवन इफ द फर्म प्रोड्यूसेस नथिंग, फिक्स कॉस्ट तो देनी पड़ेगी अगर फर्म प्रोड्यूस करे या ना करे कुछ भी। शट डाउन रिजल्ट्स इन अ लॉस दैट इज इक्वल टू फर्म्स फिक्स कॉस्ट। तो जब भी शट डाउन होगा तो जो भी लॉस होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा। देयरफॉर व्हेन द फर्म decides whether or not to produce in the short run, it has to compare the losses इन द टू सिचुएशंस। तो जब भी वो
मतलब सोचेगी कि शॉर्ट पीरियड में मैं सामान बनाऊं या ना बनाऊं, वो दो सिचुएशंस को कंपेयर करेगी, दैट इज लॉसेज इन अ सिचुएशन ऑफ शटडाउन एंड लॉसेज व्हेन फर्म कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस। तो वो देखेगी अगर शटडाउन करते हैं, कंपनी को बंद करते हैं तो लॉस कितना है, और अगर लगातार कंपनी को चला के रखते हैं तो लॉस कितना है। अगर शटडाउन करने में लॉस कम है तो वो शटडाउन कर जाएगी। इट इज ओनली व्हेन लॉसेज इन प्रोडक्शन are less than or equal to losses in a situation of shutdown that the firm decides to produce. Otherwise, it would pay the firm to close down the production altogether, because the firm will actually lose more by producing than by not producing. Simple words में, अगर फर्म को लग रहा है कि बंद करने से मेरा नुकसान 1 लाख का है और अगर माल बना रहा हूं तो लॉस जो है 2 लाख का है, तो इससे तो अच्छा फैक्ट्री बंद कर दो, तो तभी शट डाउन करते हैं ना। दिस मीन्स दैट द फर्म विल प्रोड्यूस आउटपुट only if the price or average revenue covers at least average variable cost. In that case, losses in production would be equal to और लेस देन द लॉसेज इन केस ऑफ शटडाउन। तो सिंपल वर्ड्स में जो प्राइजेस हैं वो एटलीस्ट कॉस्ट के बराबर, तो वेरिएबल कॉस्ट के बराबर तो आने चाहिए, ताकि उनको ये लगे वेरिएबल कॉस्ट तो निकल रही है, एटलीस्ट बराबर होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो ठीक है, एटलीस्ट बराबर होंगे तो ठीक रहेगा, अगर उससे नीचे गिरे तो समझो शटडाउन। इफ प्राइजेस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इट मींस दैट द फर्म्स इज कवरिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट एंड इट इज नॉट एबल टू कवर द फिक्स्ड कॉस्ट एट ऑल। अगर प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर आ गई तो इससे हमें ये पता लगेगा कि कंपनी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रही है और फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर ही नहीं कर पा रही है। इन दिस केस, losses in both the situations, that is production or shutdown, would be the same and would be equal to fixed cost. तो सिंपल वर्ड्स में, अगर प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट बराबर है तो फिक्स कॉस्ट तो निकल नहीं पा रही, तो फिक्स कॉस्ट निकल नहीं पा रही तो काम करे या ना करे वो तो बंद ही होएगा ना काम। इफ but if price is greater than average variable cost, the firm would cover entire variable cost and part of fixed cost as well. अगर prices variable cost से ज्यादा है तो क्या होगा, फर्म क्या करेगी, फर्म ये करेगी कि अगर प्राइसेस ज्यादा हो गए हैं और वेरिएबल कॉस्ट कम हो गई है तो वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो ही पा रही है और फिक्स कॉस्ट भी थोड़ी बहुत रिकवर हो पा रही है, तो वो कहेगी ठीक है माल बना लेते हैं। Here losses in production would be less than the losses in case of shutdown. तो shutdown के केस से तो लॉस कम ही है ना, क्योंकि प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। Therefore the firm would like to produce in view ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ द लॉसेस, जहां उसको लॉसेस कम होंगे वहां वो ज्यादा बनाएगी। तो इन एमसी और एमआर की कंडीशंस को हम डायग्राम से बनाते हैं। मैंने आपके सामने पहले छोटे छोटे डायग्राम्स बनाए थे। एमसी एंड एमआर अप्रोच कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हियर एमसी इज इक्वल टू एमआर एट 2 पॉइंट्स, आर और के पॉइंट दोनों पे बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2 लेवल्स ऑफ आउटपुट, दैट इज OQ0 लेवल ऑफ आउटपुट एंड OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट। मगर अगर हम देखें तो इस लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रॉफिट जो है मिनिमाइज है, और इस लेवल ऑफ पोजीशन पे जो OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट है उस पे जो प्रॉफिट है मैक्सिमाइज है। कैसे? एट OQ0 लेवल ऑफ आउटपुट द फर्म इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन हुई, कंपनी ने अपनी सारी कॉस्ट को कवर किया, दैट इज अप टू OQ0 लेवल ऑफ आउटपुट द फर्म इज इनकरिंग लॉसेज। अगर हम OQ0 लेवल ऑफ आउटपुट तक चलें तो शुरू में फर्म को लॉस हो रहा था। R is the point, therefore R is therefore the break even point। तो R point क्या है? break even point, जहां पे no profit no loss शुरू हो गया। However, if firm expands the output beyond OQ0 level of output, it is earning profits। क्यों प्रॉफिट अर्न कर रही है? क्योंकि जो रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू, वो ऊपर है और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो नीचे है, तो यहां तक बढ़ाती रहेगी, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी अपने, ठीक है। Therefore, the firm will not stop the output at OQ0 level of output। तो वो 0 level of output पे थोड़ा ना बंद करेगी। It would be profitable for the firm to produce output up to OQ1 level of output। तो वो OQ1 level of output तक माल बनाती रहेगी लगातार, ठीक है। It means production from OQ0 to OQ1 will add to profits to the firm। तो इससे प्रॉफिट बढ़ेगा फर्म का। Hence point R cannot be the point of equilibrium। तो वो R पॉइंट पे थोड़ा रहना चाहेगा, तो R पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं माना जाएगा, ठीक है, और इक्विलिब्रियम के ही माना जाएगा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा बनाते हैं तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और रेवेन्यू कम हो जाएगा पर यूनिट, और अगर इससे कम बनाते हैं पर यूनिट या टोटल में तो जो है कॉस्टिंग जो है वो कम है और रेवेन्यू जो है ज्यादा है। Output OQ1 on the other hand is the profit maximizing output, since a change in the output in either direction would reduce profits। जैसा कि मैंने आपको बताया, for output just below OQ1 MC जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम हो जाती है मार्जिनल रेवेन्यू से, अगर OQ1 से
कम लेवल ऑफ आउटपुट बनाएं तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम हो जाती है और मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा हो जाती है, जिससे कि जो प्रॉफिट्स है वो थोड़े से कम हो जाएंगे एंड देयरफॉर प्रॉफिट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द आउटपुट टुवर्ड्स OQ1। तो अगर हमने प्रॉफिट फर्दर बढ़ाने हैं तो OQ1 तक बढ़ाना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट फर्दर बढ़ेंगे। मगर दूसरी तरफ सिमिलरली एट आउटपुट स्लाइटली अबव OQ1 मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू से इस लेवल पे, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। इस केस में हमें आउटपुट को कम करना पड़ेगा अगर हमें प्रॉफिट्स बनाने हैं तो। समझ की बात? वो चीज एक्सप्लेन की हुई है। ईच एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट एड्स मोर टू कॉस्ट देन द रेवेन्यू, दैट इज ईच रेवेन्यू ऑफ आउटपुट एड्स टू लॉसेस। तो ज्यादा बनाएंगे तो वो लॉसेस होते रहेंगे, देयरफॉर प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग आउटपुट टुवर्ड्स OQ1। तो एंड में आके OQ1 पे ही प्रॉफिट्स होगा, समझ की बात, और इसी पे मैक्सिमाइज होगा। दस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टू OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द MC is equal to MR and MC cuts MR from below is the point of equilibrium। तो हम ये कहेंगे यही जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, क्योंकि इससे ज्यादा बनाए तो भी लॉस हो रहा है, इससे कम बनाए तो भी जो है उतना प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो पा रहा। तो आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।